अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। उसने कॉफ़ी का मग लबों से लगाया और फिर वहाँ पड़े अजीबोगरीब पुतले देखने लगी। उस वक्त वो अपने हॉस्टल के रूम में थी। गरम गरम कॉफ़ी की मज़ेदार चुस्कियाँ लेते हुए वो खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी। ये इस हॉस्टल की बैक साइड थी जहाँ पर एक बहुत बड़ा चटियल मैदान था। इस जगह के बारे में हॉस्टल की सीनियर लड़कियों ने मशहूर कर रखा था कि वो जगह आसेबी है, क्योंकि वहाँ लोग तावीज़ गंडे करके फेंक जाया करते थे और बकौल उनके कई बार चलते फिरते सायों को भी देखा गया था। हॉस्टल की लड़कियों की इस जगह के मौजू पर बात करते हुए भी जान जाती थी, लेकिन उसे जब भी वक्त मिलता था वो उसी ग्राउंड में झांकती। न जाने क्यों कुछ ढूंढने की कोशिश करती। लड़कियां उसे हमेशा मना करती थीं, मगर वो बाज ना आती और अपनी सरगर्मी को जारी रखती थी। उन दिनों उनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और अगले कुछ महीनों में वो उस कॉलेज और हॉस्टल दोनों को अलविदा कहने वाली थी। उसके ग्रुप में 5 लड़कियां शामिल थीं। पांचों की बहुत बनती थी। सब की सब खुश मिजाज और शोखो चंचल थीं। मेहरू, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से? एक गुस्से से भरपूर आवाज पर वो चौंक कर पीछे मुड़ी तो उर्वा माथे पर तेवरी चढ़ाए, कमर पर अपने दोनों हाथ टिकाए गुस्से से उसे देख रही थी। वो उसका अंदाज देखकर लब दबाकर हंस पड़ी। क्या? उसने हाथ का इशारा करते हुए सवाली अंदाज में पूछा। ज्यादा दांत निकल रहे हैं तुम्हारे? मेहरू, मुझे बस एक दफ़ा बता दो कि तुम कब सुधरोगी, कब आएगी तुम्हें अकल। कितनी दफ़ा तुम्हें समझाया है कि खुदारा वहाँ मत जाया करो। खुदा न खास्ता कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रोती रहोगी फिर सारी उम्र बैठकर। वो बूढ़ी अम्माओं की तरह उसे डांटती, नसीहतें करती। खिड़की की तरफ आई और उसे बंद करके अच्छी तरह चटखानी लगाई और पर्दा बराबर करके वापस उसकी जानिब मुड़ी, जबकि मेहरू चुपचाप उसकी कार्रवाई देखती रही। जब एक बात को तुम लोग सर पर सवार करोगे तो वो कब तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली है? मेहरू अपनी धुन में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? उर्वा ने अपनी भवें उचकाई। मतलब ये कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, बंदे के दिमाग का फतूर है। तुम लोग जिस तरह का अंदेशा पालोगी वही होगा। उसने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और अपनी शाल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटा। मतलब तुम अब भी मेरी बात नहीं मानने वाली? उर्वा ने पूछा तो उसने कंधे उचकाए। तो मरो जाकर कहीं। उर्वा ने दांत पीसे। नीचे चलो, जनीशा और माहरूख दोनों हमारा इंतजार कर रही होंगी। इससे पहले कि यमुना जाग जाए ये काम हमने निपटाना है, वरना सारे सरप्राइज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यमुना उनके करीब ही अपने बेड पर गर्म लिहाफ में सारे गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। आज उसका बर्थडे था और वो चारों से सरप्राइज देना चाहती थी। आज वीकेंड था। चूंकि उन्हें काम करने की फुर्सत काफ़ी थी, इसलिए वो सब एंजॉय करना चाहती थीं। चुनाचे उन्होंने क्लास की तमाम लड़कियों को भी साथ मिला लिया। हाँ हाँ, मैं भी इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। चलो जहाँ जाना है। मेहरू उसका जी जलाने के लिए नाक भूं चढ़ाकर बोली। उसके तेवर देखकर उर्वा ने गुस्से से सर झटका और वो दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट लेने लगी। उनका कमरा अच्छा खासा बड़ा था, जिसमें 12 लड़कियां रिहाइश पजीर थीं, इसलिए 2 लाइनों में 6-6 बेड बिछे हुए थे। दरमियान में गुजरने की थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई थी। वो लोग जब शाम को वापस पहुंची तो यमुना माथे पर तेवरियां चढ़ाए इंक्वायरी के लिए खड़ी थी। न जाने किस तरह उसे समझा बुझाकर असल बात छुपा ली गई। इसी चक्कर में आधा घंटा मजीद सर्फ हो गया। जनीशा के साथ यमुना को उन्होंने बहला फुसलाकर जूनियर्स के रूम में भेज दिया। उन चारों लड़कियों ने मिलकर अच्छा खासा इंतज़ाम कर डाला था। खाना तक उन्होंने बाहर से मंगवाया था और फिर केक के साथ और भी बहुत से लवाजमात शामिल थे। उन्हें एक बड़े टेबल की ज़रूरत थी जो उन्हें मुयस्सर नहीं था। खाना रखने के लिए उन्होंने 2 बेड को साथ जोड़ा और उसके ऊपर एक खूबसूरत सी चादर बिछा दी। कुर्सियाँ नीचे वेटिंग रूम से उठवा ली थीं। अब ये एक डाइनिंग टेबल लग रहा था। क्लास की दीगर लड़कियां भी जोशो खरोश से उनका साथ दे रही थीं। डेकोरेशन के अमूर वो अपने बलबूते पर अंजाम दे चुकी थीं।
टेबल के ऊपर केक और दूसरी चीज़ें रखकर वो सांस लेने के लिए बैठ गईं। उन्हें मुसलसल 3 से 4 घंटे हो चुके थे भाग दौड़ करते हुए। तकरीबन 10 मिनट के बाद मेहरू ने उर्वा को इशारा किया तो माहरूख को लेकर बाहर निकल गई। आज कोई ज़्यादा सर्दी नहीं थी, आसमान साफ सुथरा और सितारों से भरपूर था। उर्वा माहरूख के साथ रूम से पूरे जोशो खरोश से बाहर निकली थी और यमुना के पास पहुंचकर उसका सारा जोश मलियामेट हो चुका था, क्योंकि यमुना अभी तक सो रही थी और उसे नींद से जगाना जान जोखों का काम था। कमरे में पहुंचकर उन्होंने जनीशा को आवाज़ें लगाईं, जो उसके साथ ही लेटी थी। आवाज़ सुनकर फौरन उठ बैठी। उन दोनों ने उसे चलने का इशारा किया तो वो यमुना को उठाने लगी। काफ़ी दफ़ा आवाज़ लगाने के बाद भी जब वो ना उठी तो वो दांत पीसती हुई बुरी तरह उसे झंझोड़ने लगी, लेकिन वो टस से मस न हुई। 12 बजने वाले थे और उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं था। जब काफ़ी देर तक यमुना की तरफ से उन्हें कोई उम्मीद नज़र न आई तो दोनों ने गुस्से से उसे उसके बाजुओं से पकड़कर खींचा तो वो आंखें खोलने की हल्की सी कोशिश करती उठ बैठी। क्या है भाई, वो खुमारज़दा आवाज़ में बोली, और इससे पहले कि वो वापस अपने जिस्म को बिस्तर पर गिरा लेती तो उन दोनों ने उसके पांव पकड़कर जूतों में घुसेड़ दिए और उसके भारी भरकम वजूद को अपने नातवा कंधों पर गिराकर बाहर निकल गईं। तीनों एक बहुत मुश्किल मरहला सरअंजाम दे चुकी थीं। यमुना की सालगिरह बहुत शोर शराबे के साथ मनाई गई। 1:30 बज चुका था। जब वो फारिग हुई तो उन्होंने सब कुछ जल्दी जल्दी समेटा। उस वक्त वो इतना थक चुकी थी कि अब मज़ीद उनमें हिलने की भी सकत नहीं थी, और फिर वो सब अपने अपने बेड पर सो गईं। बिजली की ज़ोरदार गरज से उर्वा की आंख खुली थी। तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था। तमाम लड़कियां उसके आसपास बैठी नींद के मज़े ले रही थीं। बल्ब बंद था, यानी लाइट भी मौसम की वजह से जा चुकी थी। उसने अंधेरे में आंखें फाड़कर इधर उधर देखा। अचानक एक दफ़ा फिर बिजली चमकी और 1 सेकंड में कमरे के पूरे मंजर को वाज़े कर गई। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसने खिड़की की जानिब देखा जो कि बंद थी, पर्दा भी बराबर था। अपने खौफ को कम करने के लिए वो अपना लिहाफ सीधा करके करवट बदल कर लेट गई। उसी वक्त जैसे बहुत तेज़ आंधी चलना शुरू हो गई। दफातन एक बहुत बड़ा धमाका सा हुआ, जैसे किसी ने उनके कमरे की छत पर बहुत ज़ोर से अपने गज़ब का इजहार किया हो। उस धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कुछ और लड़कियां भी उठकर बैठ गईं। उनमें माहरूख, मेहरो और जनीशा भी शामिल थीं। सबकी सब नासमझी से होने वाले इस खौफनाक सानहे को समझने की कोशिश में मसरूफ़ थीं। ये क्या हुआ? जनीशा खौफज़दा सी अंधेरे में आंखें फाड़कर बोली, कुछ नहीं हुआ, आंधी चल रही है, इस वजह से कोई चीज़ गिरी होगी छत पर। काट कबाड़ की कोई कमी है क्या? तुम लोग सो जाओ आराम से। मेहरू ने बिला वजह अपना बड़ापन झाड़ा, वरना वो खुद अच्छा खासा डर चुकी थी। आह! उसी वक्त कमरे की फिजा में एक निस्वानी चीख गूंजी तो सब लड़कियों के दिल धक से रह गए। ये रिमशा थी। उसे ऐसे लगा था कि जैसे उसके करीब कोई घुर्राहट हुई हो। अब तुम्हें क्या हो गया? सबकी निगाहों का मरकज़ वो बन गई। मेहरू ने उठकर इधर उधर हाथ मारकर टार्च ढूंढी और उसे जलाकर अपने पास रख लिया। अब कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी। वो यहाँ ना, मैंने अभी कोई घुर्राहट की आवाज़ सुनी है। रिमशा खौफ से थर थर काँप रही थी। लड़कियों के दिल दहल गए। क्या? उसके शोशा छोड़ने पर सब लड़कियों की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। उर्वा और मारूख दोनों एक बेड पर होकर एक दूसरे से चिपक कर बैठ गईं। इससे पहले कि मज़ीद कुछ होता, फिज़ा में एक दफ़ा फिर किसी घुर्राहट की आवाज़ आई। उन्होंने आवाज़ की सिमत देखा तो सबकी सब अपना सर पकड़कर बैठ गईं। तमाम लड़कियां इस खौफनाक हालत में जाग चुकी थीं, लेकिन यमुना साहिबा रिमशा के साथ वाली चारपाई पर लेटी अपनी नींद पूरी करने के तमाम रिकॉर्ड कायम कर रही थी। गुर्राहटों यानी खराटों की आवाज़ें उसी के मुंह से बरामद हो रही थी। सारी लड़कियां दांत पीस कर रह गईं। सबकी जान पर बनी हुई थी और वो मोहतरमा आराम फरमा रही थी। रिमशा को सुबकी हुई। गुस्से में उसने यमुना को बुरी तरह झंझोड़ डाला। वो जल ही तो गई थी। सब लड़कियां उसकी हालत पर खी खी करने लगीं। उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हो गया। उसने एक ज़ोरदार मुक्का यमुना की कमर में जड़ दिया। क्या हुआ भाई?
क्यों इस बेचारी पर इतने बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हो? किस जुल्म का बदला ले रही हो इससे? मारूख ने शरारत से यमुना पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। वो किलस कर रह गई। सबकी सब शायद भूल चुकी थी कि वो क्यों उठकर बैठी हैं। इससे पहले कि फिर से उनकी नोक-झोंक शुरू हो जाती, एक बार फिर जोर से बिजली चमकी और फिर वो सब कुछ भूल भाल कर बुरी आत्माओं की तरह एक दूसरे से चिमट गईं। उसी वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ओले पड़ने लगे। बरसने वाले ओले शायद बहुत बड़े थे। उस कमरे की छत पर गिरने वाले ओले बहुत सी आवाज़ें पैदा कर रहे थे। सबकी खौफजदा नज़रें खटपट करती छत को घूर रही थी, जैसे कि अभी टूटकर उनके सरों पर आ गिरेगी। उसी वक्त मज़ीद बिजली चमकी और ओलों के गिरने की आवाज़ में एक और आवाज़ भी शामिल हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी छत पर कोई बार बार चारपाइयाँ घसीट रहा हो। उसी वक्त टार्च दिए की लौ की तरह टिमटिमाई और बंद हो गई। मेहरू बौखला गई। वो उसे उठाकर ऑन ऑफ करके जलाने की कोशिश करने लगी। अंधेरे में लड़कियां और भी डर गईं। उसी वक्त सब कुछ जैसे थम गया। मुकम्मल खामोशी छा गई। वो सब ना समझने वाले अंदाज में इधर उधर देखने लगी। यमुना बदस्तूर अभी भी सो रही थी। वक्फे वक्फे से उसके खराटे गूंज रहे थे। इसके अलावा कमरे में जामिद खामोशी थी। इसके मुंह पर कोई तकिया वगैरह रखो, वरना ये आज कम से कम मेरा तो हार्ट फेल करवाएगी। उर्वा दबी दबी आवाज़ में चीखी। उसी लम्हे दरवाजे पे दस्तक हुई। सबके पांव तले से ज़मीन निकल गई। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे थे और इस वक्त बाहर कौन था? वो दांतों तले उंगलियां दबाकर बैठ गईं। सबकी सब अपनी जगह पर जम गई थीं। कौन? जब मुसलसल दस्तक की आवाज़ पर किसी ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना किया तो मेहरू को ही अपनी हिम्मत दिखाना पड़ी। वो उर्वा को ज़बरदस्ती चारपाई से हटाकर घसीटती हुई दरवाजे तक ले गई। उसने कांपते हाथों से थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। बाहर झांका तो उनकी हॉस्टल वार्डन मैम अलीशा कैंडल थामे तन्हा खड़ी थी। वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हुई। वो जल्दी से सीधी हुई और दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हो गई। उन्हें देखकर सब लड़कियों की जान में जान आई। वो सब खड़ी हो गई उन्हें देखकर। मैम, आप इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? मेहरू एक ही सांस में उनसे कितने ही सवाल कर गई। ये तुम लोगों ने कमरे की क्या हालत बना रखी है? उनका चेहरा सपाट और बेतासुर था। आंखों में अजीब सी वीरानी थी। आवाज़ में उन्होंने काफ़ी तब्दीली महसूस की। क्या मतलब मैम? हमने आपसे इजाज़त ली तो थी ना? वो सब हैरान थी कि आखिर उन्हें क्या हुआ है जो इतनी रात को उनकी क्लास लेने उनके पास पहुंच गई थी। हाँ, दी थी इजाज़त, मगर इस शर्त पर कि सब कुछ तरतीब से रखकर फिर सोगी। लेकिन तुम लोग जिस तरह बेतरतीब बेड पर ही अपने भद्दे बेडोल सरापे लेकर सो गईं। इतना भी जानती हो वो जो सामने कोने में अलमारी लगी है उसमें कुरान पाक मौजूद है। तुम्हारी इस बेतरतीबी से कुरान करीम की तरफ पाँव हो रहे हैं। बेअदबी हो रही है। कुछ कुरान शरीफ के तकद्दुस का एहतराम भी है या नहीं तुम लोगों को? वो ऊंची आवाज़ में बोलती हुई उन्हें खूब खरी खरी सुना चुकी थी। वो हैरत का बुत बनी उन्हें देख रही थी। अब मेरा मुंह तकना बंद करो और ये लो। उन्होंने कैंडल वाला हाथ आगे बढ़ाया तो सोचों में गुम मेहरू निसा ने चौंक कर वो कैंडल पकड़ ली। ये रखो और अभी के अभी सारा निज़ाम दुरुस्त करो, वरना मैं सुबह तुम लोगों की ठीक से क्लास लूँगी। वह उंगली उठाकर उन्हें गुस्से से तंबीह करती तेज़ी से मुड़ गईं और तेज़ कदमों से चलती हुई तवील राहदारी उबूर करती अंधेरे में गायब हो गईं और वो किसी गैर मरई नुक्ते पर सोच कर रह गई थी। अगले दिन वो कुछ देर से जागी थी। नीचे गईं तो पता चला धूप की तमाज़त तो बहुत तेज़ थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कल रात ठीक ठाक बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। कियारियाँ और सहन भी खुश्क था। वापस कमरे में आते हुए उनका टकराव गार्ड बाबा से हो गया। अस्सलाम वालेकुम गार्ड बाबा। मेहरू ने ही सलाम करने में पहल की। जी बेटा, वालेकुम सलाम। वो भी सलाम का जवाब देकर गुजरने ही वाला था कि मेहरू ने फिर पुकारा, गार्ड बाबा। जी बेटा। वो मुड़े। वो मैम अलीशा नज़र नहीं आ रही। कहाँ हैं वो? बेटा जी, वो तो कल शाम को ही अपने गांव चली गई थी। गार्ड बाबा ने उन सबकी समात पर धमाका किया। नहीं गार्ड बाबा, वो तो आज सुबह हमारे रूम में आई थी। बारिश की वजह से कल रात लाइट चली गई थी, इसलिए वो हमें मोमबत्ती देकर गई थी। उर्वा ने तफसील से बताया तो बाकी सब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बारिश? कल रात तो क्या, पिछले महीने से यहाँ
कोई बारिश नहीं हुई बेटा जी। और मैम अलीशा के वालिद साहब को हार्ट अटैक हो गया था, इसीलिए वो कल रात इमरजेंसी में छुट्टी लेकर निकली थी। गार्ड बाबा ने भी जवाबन तफसील से उन्हें बताया। बारिश नहीं हुई थी? अब तो वो मज़ीद हैरत ज़दा हो गई। यमुना तो हर बात से ला इल्म थी। उर्वा, तुम लोग कमरे में जाओ, मैंने इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं कमरे में ही आ रही हूँ बात करके। इससे पहले कि वो उर्वा मज़ीद कोई बात करती, महरू बीच में बोल पड़ी और ना चाहते हुए भी उन तीनों को लेकर आगे चल दी। गार्ड बाबा, सही से जवाब दीजिएगा प्लीज़। आप यहाँ काफ़ी पुराने हैं, शायद आपको कुछ पता हो। उसके बात ख़त्म करने से पहले ही वो बोल पड़ा। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहती हो, गार्ड बाबा ने राजदाराना अंदाज में कहा। क्या वाकई? उसके लहजे में हैरत थी। शायद तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे आने से पहले इस हॉस्टल के कमरे में 2 लड़कियां हिफ्ज़ करती थीं। कॉलेज वालों ने बाकायदा मौलिम भी रखवाई थी उनके लिए। गार्ड बाबा ने बात शुरू की तो वो हैरत का शिकार हुई, लेकिन वो बीच में ना बोली। वहाँ एक बच्ची सारा थी, वो सिर्फ यहाँ हाफिज़ बनने ही आई थी, बकौल उसके कि उसके माँ बाप दोनों ने आखिरी सांस लेते हुए उसे कुरान पाक थमाकर वादा लिया था कि वो हाफिज़ा बनेगी। उसने वादा किया और उनके मरने के बाद वो इस इमारत में हिफ्ज़ करने पहुँच गई। वो सारा दिन कुरान शरीफ पढ़ने में लगी रहती। उस पर सिर्फ एक बात का जुनून सवार था कि उसे हिफ्ज़ करना है। एक दिन वो अपनी क्लास में कुछ लड़कियों के साथ कुरान पाक पढ़ रही थी कि उसके साथ बैठी एक घमंडी लड़की से उसके कुरान पाक पर नीली सियाही के कुछ कतरे गिर गए। साफ शफाफ सफ़े पर बदनुमा दाग आ गए। उस लड़की जिसका नाम सारा था, उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई तो उसने फ़ौरन रद्दअमल ज़ाहिर किया और एक ज़ोरदार तमाचा उस घमंडी लड़की के मुंह पर जड़ दिया। उस लड़की का भी पारा हाई हो गया। शाम के वक्त सारा अपने कमरे के सामने रेलिंग थाम कर खड़ी अपने माँ बाप को याद करने में मगन थी कि वो लड़की आई और उसने सारा को ज़ोरदार धक्का देकर वहाँ से गिरा दिया। वो सर के बल ज़मीन से टकराई, उसका सर फट गया था। उसने वहीं तड़प कर अपनी जान दे दी। लेकिन चंद दिनों के बाद सारा की रूह ने उस लड़की को भी नहीं छोड़ा, उसे उसका सांस रोक कर मार डाला। तुमसे पहले भी कई बार उस कमरे की लड़कियां इसी वजह से उसके गज़ब का शिकार हुई थी, और कल रात तुम लोग भी। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से कल रात आसमान से पत्थर बरसते देखे हैं। गार्ड बाबा ने सहन में पड़े पत्थर के टुकड़ों की तरफ इशारा किया। तो इसका मतलब वो कल हमें खबरदार करने आई थी, महरू ने अंदाज़ा लगाया। मेरा भी यही ख्याल है। गार्ड बाबा अपनी पूरी बात कहकर वहाँ से निकल गए और वो वहीं खड़ी रह गई। उसी वक्त उसके जहन में एक ख्याल कूंदा सा लपका तो वो 2 सीढ़ियाँ फलांग कर कमरे में पहुँची और कल वाली मोमबत्ती ढूंढने लगी, लेकिन वो वहाँ मौजूद होती तो मिलती। उसने हर जगह ढूंढ ली, ना पाकर वो परेशान होकर बैठ गई। उसी वक्त उसकी नज़र सामने एक साए पर पड़ी। उसने गौर से देखा तो एक लड़की की धुंधली सी छवि उसे वाज़े दिखाई दी। हिजाब के हाले में पुरनूर चेहरा था उसका, और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लहराकर फर्श पर जमी बोस हो गई। गिरते वक्त उसने अपने वजूद पर कई चेहरे झुकते महसूस किए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।